हेलो प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और मन लगा के खूब पढ़ रहे होंगे। तो हम लोग चलते हैं। आज की जो कक्षा है क्लास 10th ना, आज का कक्षा जो है क्लास 10th का हम लोग क्या अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो क्लास 10th का हिस्ट्री यानी कि इतिहास, इकाई जिसका कितना है 3। इकाई क्या है 3। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, उसके सभी क्वेश्चन और उसका आंसर। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा लास्ट तक। यदि वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। हमारा पहला प्रश्न है जो आपके बोर्ड पे आ चुका है कि हिंद हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं ना। हिंद चीन क्षेत्र में जो कौन से देश आते हैं, क्या चीन, वियतनाम, लाओस आता है, या हिंद चीन वियतनाम लाओस आता है, या कंबोडिया वियतनाम लाओस आता है, या कंबोडिया वियतनाम चीन थाईलैंड आता है ना। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो आपका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस जो है हिंद चीन क्षेत्र में आते हैं ना। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्या, प्रश्न संख्या 2। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है ना। अंकोर वाट का जो मंदिर है जो सूर्य वर्मा द्वितीय के द्वारा बनाया गया था, तो वो कहाँ है, क्या वो वियतनाम में है, थाईलैंड में है, लाओस में है, या कंबोडिया में है। तो आपका जो अंकोर वाट का मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में है, इसलिए आपका ऑप्शन घ होगा सही उत्तर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे ना। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, क्या इंग्लैंड था, या फ्रांसीसी, पुर्तगाली, या डच। तो देखिए हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पूछा गया ना, तो प्रथम व्यापारी क्या हो जाएगा आपका पुर्तगाली ना। तो ऑप्शन ग आपका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 4। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे ना। जो हिंद चीन में बसते थे फ्रांसीसी, उन्हें क्या कहा जाता था, क्या फ्रांसीसी कहते थे, या शासक वर्ग, या कोलोन, या जनरल। ठीक है, तो आपका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ग यानी कि कोलोन ना। जो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहा जाते थे, कोलोन कहे जाते थे। तो आपका ऑप्शन ग क्या हो जाएगा, सही उत्तर कोलोन। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके बोर्ड स्क्रीन पर 5 नंबर कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिंहानुक जो थे वो कहाँ के शासक थे, क्या वियतनाम के थे, लाओस के थे, थाईलैंड के, या कंबोडिया के। तो ये जो नरोत्तम सिंहानुक जो है वो कहाँ के शासक थे। तो आपका आंसर ग हो जाएगा कंबोडिया। ठीक है, 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन घ हो जाएगा, क्या कंबोडिया। कंबोडिया याद रखिएगा, जो नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे, तो कंबोडिया के कहाँ के थे, कंबोडिया के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है ना। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस वियतनाम किसने लिखा है, क्या हो चिन मिन, या फॉन वोई चाव, या कुआंग, या त्रियो। तो द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है, तो फान वोई चाव यानी ऑप्शन घ जो है आपका सही उत्तर होगा। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है 7 नंबर, यानी कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है ना। तो मार्च 1946 में जो फ्रांस एवं वियतनाम के बीच जो होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, क्या वो जिनेवा समझौता के नाम से, या हनोई समझौता, या पेरिस समझौता, या धर्मनिरपेक्ष समझौता ना। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका हनोई समझौता, ऑप्शन ख होगा आपका सही उत्तर।
ऑप्शन ख क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर ना। 8 नंबर में क्या है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया ना। मतलब किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। क्या वो रसेल है या हो चिन मिन है या नरोत्तम सिहानुक है या रूसो है। तो आपका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन क यानी कि रसेल ना। जो वेस्ट इंडीज के एक बल्लेबाज है रसल मसल ना, वो भी बहुत बड़े बड़े हिट मारते हैं। तो याद रखिएगा कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया, तो रसेल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा हिंद चीनी क्षेत्र में हिंद चीनी क्षेत्र, यहाँ हिंदू नहीं होगा, हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति थे कौन थे। क्या वाशिंगटन थे, निक्सन थे, जॉर्ज बुश थे या रूजवेल्ट थे। तो हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय वहां के जो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति जो थे निक्सन थे। इसलिए आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ख आपका सही उत्तर। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 10 की ओर। होवा होवा ना, होवा होवा आंदोलन किस प्रकृति का था। क्या वो क्रांतिकारी या धार्मिक या साम्राज्यवादी समर्थक या क्रांतिकारी धार्मिक ना। तो हुआ आंदोलन जो था वो क्रांतिकारी और धार्मिक प्रकृति का था। तो इसलिए आपका घ जो हो जाएगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में क्या है कि खाली स्थान है, रिक्त स्थान है ना। तो पहला प्रश्न क्या है कि 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने डैश का निर्माण करवाया था ना। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा अंकोर वाट मंदिर का ना। जो सूर्यवर्मा द्वितीय जो थे वो कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण करवाया था ना। प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्न संख्या 2 है कि डैश समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया और डैश रेखा को विभाजक रेखा माना गया ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डैश समझौते, तो जिनेवा समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 भागों हिस्सों में बांट दिया और 17वीं अक्षांश रेखा को विभाजक रेखा माना गया ना। तो यहां से इसका आंसर प्रश्न संख्या 3 है हो ची मिन्ह का दूसरा नाम डैश था ना। तो न्यूगन आई कुवक था इनका नाम, जो दूसरा नाम क्या था न्यूगन आई कुवक था। अच्छा, प्रश्न है 4 दिएन बियन पू के युद्ध में डैश बुरी तरह हार गए ना। तो फ्रांस क्या हुआ बुरी तरह हार गया। अनामी दल का संस्थापक डैश था, अनामी दल का जो संस्थापक है वो डैश था, तो जॉन गुएन आई था ना। तो इसका इस प्रकार से सभी का उत्तर दिया हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न ना। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 20 शब्दों में उत्तर देना है। कितने शब्दों में, तो 20 शब्दों में आपको जो है क्या करना है उत्तर देना है। चलिए, प्रश्न है प्रश्न संख्या 1 में दिया गया हुआ है कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी ना। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था जो है वो क्या थी, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी ना। जैसे कि गांव घर में आप सुने होइएगा या देखे होइएगा कि किसी भी जो लेबर होते हैं मजदूर होते हैं उनको थोड़ा मोड़ा जमीन दे देते हैं खेती करने के लिए, उसके बदले में वो उस मालिक का काम करते रहते, मतलब बंध जाते हैं ना। वहां मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त था ना। ये जो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी, तो एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी ना, जहां वहां मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था लेकिन मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त था। दूसरा है बाओदाई कौन था ना। तो बाओदाई जो है अन्नाम का शासक था। बाओदाई कौन था, तो अन्नाम का शासक था। याद रखिएगा बाओदाई कौन था, तो बाओदाई जो है वो अन्नाम का शासक था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हिंद चीन का अर्थ क्या है। हिंद चीन का अर्थ क्या है, तो देखिए दक्षिण पूर्व एशिया में ना, किस में, तो दक्षिण पूर्व एशिया में
लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर फैला क्षेत्र, जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं, उसी को हम लोग हिंद चीन के नाम से भी जानते हैं ना। तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं कहाँ, तो हिंद चीन के अंतर्गत। उसके बाद है प्रश्न 4 की जिनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ ना। जो जिनेवा समझौता है वो कब हुआ और किन के बीच हुआ, तो जिनेवा समझौता जो है 1954 में लाओस एवं कंबोडिया के बीच हुआ था ना। तो याद रखिएगा कि जिनेवा समझौता जो है वो लाओस और कंबोडिया के बीच 1954 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 5 है होआ होआ आंदोलन की चर्चा करें ना। होआ होआ आंदोलन की क्या करना है, चर्चा करना है। होआ होआ आंदोलन की क्या, तो चर्चा है। आइए देखते हैं। होआ होआ एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था ना, बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ था ना। तो याद रखिएगा कि होआ होआ आंदोलन जो है वो बौद्धिक धार्मिक और क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था, जिसके नेता हुइन फूसो था ना। इसके क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल होता था ना। जिसमें क्या होता था कि आत्मदाह तक भी शामिल होता था। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अब हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा। कौन सा प्रश्न, तो लघु उत्तरीय। पहला प्रश्न क्या है, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें ना। हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का क्या करना है, वर्णन करना है। तो देखिए 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत से जुड़ने की चाह में जब समुद्री मार्ग ढूंढने निकला तो धीरे धीरे स्पेन, डच, इंग्लैंड एवं फ्रांसीसियों का आगमन इस क्षेत्र में व्यापारिक उद्देश्य से होने लगा ना। जब 1498 ईस्वी की बात है, जब वास्को डी गामा ना भारत से जुड़ने की चाह में जब समुद्री मार्ग से ढूंढने निकला तो धीरे धीरे क्या हुआ कि स्पेन, डच, इंग्लैंड और फ्रांसीसी का आगमन भी इस क्षेत्र में किस उद्देश्य से, तो व्यापारिक उद्देश्य से होने लगा ना। 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी पादरी हिंद चीन पहुंच गए ना। और 17वीं शताब्दी में क्या हुआ कि बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी और पादरी हिंद चीन पहुंच गए ना। 1747 ईस्वी के बाद ही फ्रांस अन्नाम में रुचि लेने लगा ना, रुचि लेने लगा। 1787 ईस्वी में कोचिन चीन के शासक के साथ संधि का मौका मिला ना। 19वीं शताब्दी में अन्नाम कोचिन चीन में फ्रांसीसी पादरियों की बढ़ती गतिविधियों के विरुद्ध उग्र आंदोलन हो रहे थे। फिर भी 1862 ईस्वी में अन्नाम को सैन्य बल पर संधि के लिए बाध्य किया गया। उसके अगले वर्ष कंबोडिया भी संरक्षण में ले लिया गया और 1783 में तोकिन में फ्रांसीसी सेना घुस गई ना। 1783 में क्या हुआ कि तोकिन में जो है फ्रांसीसी सेना घुस गई। इसी तरह 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन फ्रांसीसियों की अधीनता में आ गया ना। इसी प्रकार क्या हुआ कि 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन जो है वो फ्रांसीसियों के अधीनता में आ गया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो लास्ट में हम फिर आपके लिए स्क्रीनशॉट करवा देंगे आपका, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 है हमारा कि रासायनिक हथियार एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें ना, एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। तो नापाम एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। ये जो नापाम है वो क्या है, एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा से चिपक जाता और जलता रहता था ना। तो नापाम जो है एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ, किसके साथ, तो गैसोलीन के साथ मिलकर मतलब एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा, मतलब इस शरीर के जो त्वचा है उससे क्या होता था, चिपक जाता था और जलता रहता था।
इसका व्यापक पैमाने पर वियतनाम में प्रयोग किया गया था ना। इसका प्रयोग जो कहाँ किया गया था, तो वियतनाम में किया गया था। एजेंट ऑरेंज एक जहर था ना, एजेंट ऑरेंज तो था एक क्या था, जहर था। याद रखिएगा कि एजेंट ऑरेंज जो था एक क्या था, जहर था, जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी। और ये जो एजेंट ऑरेंज है एक जहर है, जिससे क्या होता था, तो पेड़ की पत्तियों जो है बहुत जल्दी झुलस जाता था एवं पेड़ मर जाते थे। और पेड़ क्या होते थे कि मर जाते थे। जंगलों को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता ना, किया जाता है। मतलब ये जो क्या है, तो एजेंट ऑरेंज जो है ये क्या, इसको छिड़कने से क्या होता है कि पेड़ पौधे के पत्तियां जो है बहुत ही जल्दी झुलस जाते हैं और पेड़ मतलब कि मर जाते हैं, सूख जाते हैं। और इसका जो उपयोग है कि कौन चीज को समाप्त करने के लिए किया जाता है, किस चीज को, तो जंगलों को, पेड़ पौधों को समाप्त करने के लिए किया जाता है। इसका नाम ऑरेंज पट्टियों वाले ड्रमों में रखे जाने के कारण पड़ा ना। इसका नाम जो है ऑरेंज क्यों पड़ा, तो पट्टियों वाले ड्रमों में रखे जाने के कारण इसका नाम ऑरेंज पड़ा ना। अमेरिका ने इसका इस्तेमाल जंगलों के साथ खेतों और आबादी दोनों पर जमकर किया ना। और इसका जो प्रयोग है अमेरिका ने जंगलों के साथ साथ खेतों और क्या किया, आबादी पर भी किया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 क्या है कि हो ची मिन्ह के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी लिखे ना। हो ची मिन्ह के संबंध में क्या है कि विषय में या संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है ना। तो हो चिन मिन ना, इसी का दूसरा नाम क्या है, न्यूगन आई क्वक, एक वियतनामी छात्र था जिसने 1917 में पेरिस में ही साम्यवादियों का एक गुट बनाया। बाद में हो चिन मिन शिक्षा प्राप्त करने मॉस्को गया और साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया ना। तो ये जो कौन सा है, हो चिन में यानी कि न्यूगन आई क्वक एक वियतनामी छात्र था ना, जिसने 1917 में पेरिस में क्या किया कि साम्यवादियों का एक गुट बनाया। बाद में हो चिन मिन शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गया, तो मॉस्को गया ना। और साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। साथ ही कार्यकर्ताओं के सैनिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था कर ली। अंततः 1930 में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कांग सान देंग अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जो पूर्णतः उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी ना। तो अर्थात लास्ट में क्या हुआ कि कौन सी पार्टी, तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। कौन किया, तो हो चिन मिन। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है कि हो चिन मिन मार्ग क्या है ना। हो चिन मिन जो हो ची मिन मार्ग क्या है बताना है ना। देखिए हो चिन मिन 2 सितंबर 1945 ईस्वी को वियतनाम लोकतंत्रीय गणराज्य के सरकार के प्रधान बने ना। मतलब कि हो चिन मिन जो है 2 सितंबर 1945 ईस्वी को वियतनाम लोकतंत्रीय गणराज्य सरकार के प्रधान बने और बाद में फ्रांसीसी सेना का प्रत्यक्ष मुकाबला न कर पाने की स्थिति में ना गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया ना। कौन सा युद्ध, तो गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध के लिए मुरिल्ला सैनिक लाओस और कंबोडिया के रास्ते दक्षिणी वियतनाम पर धावा बोलते और पुनः उन्हीं जंगलों में छिप जाते थे। इसी रास्ते को हो चिन मिन मार्ग कहा जाता है ना। तो वो कहा इस युद्ध के लिए क्या हुआ कि मुरिल्ला सैनिक लाओस और कंबोडिया के रास्ते दक्षिणी वियतनाम पर धावा बोलते और पुनः उन्हीं में क्या होता था, छुप जाता था। तो इसे ही क्या कहा गया कि हो चिन मिन मार्ग कहा जाता है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना, आपका कुछ भला हो रहा है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को जरूर एकदम निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आपका एक सब्सक्राइब करने से कुछ बिगड़ता नहीं है ना, आपका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं ना। तो जुड़े रहिए और ऐसे ही आनंद से पढ़ते रहिए। अच्छा, प्रश्न संख्या है 5 ना। अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, चर्चा करें ना। अमेरिका जो है वो हिंद चीन में कैसे घुसा।
तो आइए देखते हैं 1945 ईस्वी तक वियत मिन्ह के गुरिल्लों के हाथों में तोकिन के प्राय सारे क्षेत्र नियंत्रण में आ गए थे ना। अब जबकि द्वितीय विश्व युद्ध की स्थितियां बदलने लगी, पर्ल हार्बर पर जापान के आक्रमण के साथ ही अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया था। अमेरिका जो फ्रांस का समर्थन कर रहा था, सीधे हिंद चीन में उतरना चाह रहा था ना। अमेरिका जो है किसका सहायता कर रहा था, समर्थन, तो फ्रांस का ना। तो उस सीधे क्या हो रहा था कि हिंद चीन में उतरना चाह रहा था। साम्यवादियों के विरोध में उसने ऐसी घोषणा भी कर दी, हिंद चीन में साम्यवादी प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका कृत संकल्प था ना। क्या था, तो कृत संकल्प था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका आ गया यहाँ से क्या, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ना। कौन सा प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कौन सा प्रश्न, तो आपका आ चुका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था ना। हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था। देखिए, फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य तो डच एवं ब्रिटिश कंपनियों की व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था। भारत में फ्रांसीसी पिछड़ रहे थे ना। भारत में क्या हुआ कि फ्रांसीसी जो थे पिछड़ रहे थे। चीन में उनका व्यापारिक प्रतिद्वंदी मुख्य रूप से इंग्लैंड था ना। अतः सुरक्षात्मक आधार के रूप में उन्हें हिंद चीन क्षेत्र में उचित लगा, जहां खड़े होकर वे दोनों तरफ भारत एवं चीन की परिस्थितियों में संभल सकते थे। दूसरे, औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति उपनिवेशों से होती थी एवं उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार भी उपलब्ध होता था। जो भी वस्तु उत्पादन किया जाता था उसके लिए बाजार भी होता था। तीसरे, पिछड़े समाजों को समय बनाने का विकसित यूरोपीय राज्यों का स्वघोषित दायित्व था ना। अमेरिका जो पूर्व में फ्रांस का समर्थन कर रहा था, वह भी हिंद चीन में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाह रहा था। साम्यवादियों के प्रभाव को इस क्षेत्र में रोकने के लिए अमेरिका कृत संकल्प था। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, एकदम VVI करके इसको नोट कीजिए, इसको अच्छे से समझ के अच्छे से याद कीजिए। ठीक है, कि माली गांव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा ना। तो माली गांव की घटना क्या थी, आइए। दक्षिणी वियतनाम एक गांव था ना। दक्षिणी वियतनाम एक गांव था जहां के लोग को वियतकांग समर्थक मान अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को मार डाला ना। पूरे गांव को घेर लिया और पुरुषों को केवल मार डाला। औरतों बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया और औरत और बच्चों को मतलब कि बंधक बनाकर, बंदी बनाकर उनका कई दिनों तक शोषण किया, बलात्कार किया। फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दी ना। लाशों के बीच दबा एक बूढ़ा जिंदा बच गया था ना। वो जो लाश था उसके पीछे मतलब कि उसके अंदर दब के एक बूढ़ा जिंदा बचा गया था, जिसने इस घटना को उजागर किया ना। तो एक बूढ़े आदमी जो उसके अंदर मतलब कि लाशों के ढेर के अंदर चपा के बच गए थे, तो वही इस घटना का क्या किया, उजागर किया, मतलब बताएं। इस घटना के कारण अमेरिका की पूरी विश्व में किरकिरी होने लगी। अतः राष्ट्रपति निक्सन ने शांति के लिए 5 सूत्री योजना की घोषणा की ना। वो 5 सूत्री योजना जो है निक्सन का कौन कौन सा है, तो पहला है हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर यथास्थान पर रहे ना। मतलब उनका कहना था कि जो भी हिंद चीन की सभी सेनाएं हैं वो युद्ध बंद करके अपने अपने स्थान पर ही रहे। दूसरा पॉइंट था कि युद्ध विराम की देखरेख अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे ना। अंतरराष्ट्रीय जो पर्यवेक्षक है वो करेंगे। तीसरा पॉइंट है क्या, कि इस दौरान कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगा ना। जो इस दौरान कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगा। चौथा पॉइंट क्या है, युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयां बंद रहेंगी ना। जो युद्ध विराम के दौरान जो है, जब युद्ध समाप्ति की घोषणा होगा उसके बाद सभी लड़ाइयां क्या बंद रहेंगी, सभी बमबारी से आतंक फैलने वाली घटनाओं तक। पांचवा पॉइंट जो उस 5 सूत्री का था, 5 सूत्री योजना का, वो क्या था, युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समुचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होना चाहिए ना।
तो माइलीगांव की जो प्रमुख घटना है बस यही है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा ना, तो इसका क्या प्रभाव पड़ा। देखिए यही प्रश्न है ना। देखिए तो इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा, माइलीगांव की घटना के बाद विश्व में किरकिरी होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने निम्नलिखित 5 सूत्री योजना की घोषणा की ना। तो 5 सूत्री योजना कौन है, पहला जो है हिंद चीन की सभी सेना युद्ध बंद कर यथास्थान पर रहेंगे। दूसरा क्या है, युद्ध विराम की देखरेख अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। तीसरा क्या है कि इस दौरान कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगा ना। और चौथा पॉइंट क्या है कि युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयां बंद रहेगी, सभी बमबारी से आतंक फैलाने वाली घटनाओं तक ना। पांचवा क्या था कि युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समुचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होना चाहिए। अच्छा हमारा, परंतु क्या हुआ सो समझिए, परंतु इस शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। वो जो 5 सूत्री योजना थी उसको क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। अमेरिकी सेना पुनः बमबारी शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिकी सेना जो है फिर से बमबारी चालू कर दिया। लेकिन अमेरिका अब जान चुका था कि उसे अपनी सेनाएं वापस बुलानी ही पड़ेगी ना। निक्सन ने पुनः 8 सूत्री योजना रखी। 5 सूत्री योजना के बाद क्या हुआ कि निक्सन फिर 8 सूत्री योजना रखी। वियतनामियों ने इसे खारिज कर दिया। फिर उसको भी वियतनामी ने क्या किया कि खारिज कर दिया, नहीं माना। अब अमेरिका चीन को अपने पक्ष में करने में लग गया। वियतनामियों को चीनी धोखों का अंदेशा होने लगा ना, उनको मतलब वियतनामियों का जो चीन से धोखा का अंदेशा होने लगा। 24 अक्टूबर 1972 को ना, 24 अक्टूबर कब, 1972 को वियतकांग उत्तरी वियतनाम अमेरिका दक्षिणी वियतनाम में समझौता तय हो गया। परंतु वियतनाम में आपत्ति जताई और पुनः वार्ता के लिए कहा। उसके बाद क्या हुआ, तो वियतकांग ने इसे अस्वीकार कर दिया। वियतकांग जो था उसको क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। इस बार इतने बम गिराए हैं ना, इस बार इतने बम गिराए गए जिनकी कुल विध्वंसक शक्ति हिरोशिमा में प्रयुक्त परमाणु बम से ज्यादा आंकी गई ना। और जो हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था उससे भी उसका जो है अधिक खतरा, मतलब उससे नुकसान हुआ ना। हनोई भी इस बमबारी से ध्वस्त हो गया, परंतु वियतनामी डटे रहे। हनोई भी जो बमबारी हुआ वो भी ध्वस्त हो गया, लेकिन वियतनामी जो है वो डटा रहा। अंततः 27 फरवरी 1973 को पेरिस में वियतनाम युद्ध की समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर हो गया। समझौते की मुख्य बातें थी, युद्ध समाप्ति के 60 दिनों के अंदर अमेरिकी सेना वापस जाएगी ना। जो उसका जो क्या मुख्य बात क्या थी समझौते की, तो युद्ध समाप्त के 60 दिन के अंदर अमेरिकी सेना जो है अपन वापस जाएगी। उत्तर और दक्षिण वियतनाम परस्पर सलाह करने एकीकरण का मार्ग खोजेंगे। अमेरिका वियतनाम को असीमित आर्थिक सहायता देगा। अमेरिका जो है वो क्या करेगा, तो वियतनाम को असीमित आर्थिक सहायता देगा, मतलब कोई सीमा उसका नहीं है कि कितना सहायता देना पड़ेगा। इस तरह से अमेरिका के साथ चला आ रहा युद्ध समाप्त हो गया एवं जनवरी 1975 में दोनों वियतनाम मिल गए। और दोनों क्या हुआ, जनवरी 1975 में जो दोनों वियतनाम मिल गए। इस प्रकार 7 दशकों से ज्यादा ना, 7 दशकों से ज्यादा चलने वाला यह अमेरिका वियतनाम युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध में 9,855 करोड़ सैनिक मारे गए ना। तो कितना, 9,855 करोड़ सैनिक मारे गए। लगभग 3 लाख सैनिक घायल हुए ना। दक्षिणी वियतनाम के 18,000 सैनिक मारे गए। अमेरिका के 4,800 हेलीकॉप्टर एवं जेट नष्ट हो गए ना। ट्रकों की गिनती नहीं, या कितने ट्रक मतलब ध्वस्त हो गए उसकी गिनती नहीं है। इस सारे घटना के परिप्रेक्ष्य में धन जन की बर्बादी के अलावे अमेरिकी साख को गहरा आघात लगा। पूरे हिंद चीन में वह बुरी तरह असफल रहा। अंततः उसे अपनी सेना हिंद चीन से हटानी पड़ी और सभी देशों की संप्रभुता अखंडता को
स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 4 ना। प्रश्न संख्या 4 क्या है कि फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ उसके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों की समीक्षा करो ना। फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ उसके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों की समीक्षा करें। इसका उत्तर देखिए, फ्रांसीसियों ने प्रारंभिक शोषण तो व्यापारिक नगरों एवं बंदरगाहों से शुरू किया ना। उसके बाद भीतरी ग्रामीण इलाकों में किसानों का शोषण करना शुरू किया था। तो चीन के जीवन का आधार लाल घाटी थी, तो कंबोडिया का मेकांग नदी का मैदानी क्षेत्र एवं कोचिन चीन का मेकांग का डेल्टा क्षेत्र, जबकि चीन से सटे राज्यों में खनिज संसाधन कोयला, टीन, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम आदि मिलते थे। पहाड़ी इलाकों में रबर की खेती होती थी तथा मैदानी क्षेत्र में धान की ना। पहाड़ी इलाका में जो है रबर की खेती होती थी और मैदानी क्षेत्र में धान की। सर्वप्रथम फ्रांसीसियों ने शोषण के साथ साथ कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहरों एवं जल निकासी का समुचित प्रबंध किया और दलदली भूमि, जंगलों आदि में कृषि क्षेत्र को बढ़ाए जाने लगा। इन प्रयास का ही फल था कि 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया ना। और इसी का परिणाम क्या हुआ कि 1931 ईस्वी तक जो वियतनाम है विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया, यानी चावल बेचने वाला देश बन गया। उसके बाद बात करें तो रबर बागानों, खानों, फार्मों में मजदूरों से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम लिया जाता था ना। जमींदारी अपने विकृत रूप में आ चुकी थी। हालांकि इसी दौरान पूरे उत्तर से दक्षिण हिंद चीन तक संरचनात्मक विकास जोरों पर रहा एवं एक विशाल रेल नेटवर्क, सड़क जाल बिछ गया था। परंतु किसान और मजदूरों का जीवन स्तर गिरता जा रहा था ना। और किसान का, मजदूर का जो है जीवन स्तर दिन प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा था, क्योंकि सारी व्यवस्था ही शोषण मूलक थी। जहां तक शिक्षा का प्रश्न था, अब तक परंपरागत स्थानीय भाषा अथवा चीनी भाषा में शिक्षा पा रहे लोगों को अब फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी ना। जो पहले जो चीनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करते थे उन्हें अब फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी। परंतु इस क्षेत्र में बसने वाले फ्रांसीसियों को शिक्षा के प्रसार के सकारात्मक प्रभावों का डर था ना। अतः आम लोगों को शिक्षा से दूर रखने का प्रयास किया जाने लगा और स्कूल के अंतिम साल की परीक्षा में अधिकतर स्थानीय बच्चों को फेल कर दिया जाता था ना। और क्या किया गया कि आम लोगों को शिक्षा से दूर रखने का क्या प्रयास किया जा रहा था और स्कूल के जो अंतिम साल की परीक्षा में अधिकतर स्थानीय, जो आसपास के जो स्थानीय बच्चे हैं उन्हें फेल कर दिया जाता था। स्थानीय जनता एवं कॉलोनी की सामाजिक स्थिति में आसमान जमीन का अंतर था और 1920 के दशक तक आते आते छात्र छात्राएं राजनीतिक पार्टियां बनाने लगे थे। दनोई विश्वविद्यालय का बंद किया जाना फ्रांसीसी शोषण की पराकाष्ठा थी ना। कौन सा विश्वविद्यालय? तो दनोई विश्वविद्यालय का बंद किया जाना फ्रांसीसी शोषण की क्या थी? पराकाष्ठा थी। उसके बाद है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या है कि प्रश्न संख्या 5 में आ जाइए। प्रश्न संख्या 5 है, हिंद चीन के राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करें। हिंद चीन में होगा, क्या नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? में होगा। हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करे ना, तो वर्णन करे। देखिए, हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के छिटपुट विद्रोह का सामना तो प्रारंभिक दिनों से ही झेलना पड़ रहा था ना। परंतु 20वीं शताब्दी के शुरू में यह और मुखर होने लगा ना। वहां राष्ट्रवाद का विकास निम्न प्रकार से हुआ। राष्ट्रवाद का जो विकास कैसे हुआ, नीचे दिया गया हुआ है, निम्न प्रकार से हुआ। पहला पॉइंट हो जाएगा आपका 1930 ईस्वी में फान बोई चाउ ने दुईतान होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की ना। तो कौन? 1930 ईस्वी में फान बोई चाउ ने दुईतान होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसके नेता कुआंग थे ना। जो क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किए थे उसके नेता कौन थे? तो कुआंग थे। नेता कौन थे? कुआंग थे।
फान बोईचाओ ने द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम लिखकर हलचल पैदा कर दी ना। और फान बोईचाओ जो है तो द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम लिखकर क्या कर दी, हलचल पैदा कर दिया। दूसरा पॉइंट है 1905 में जापान द्वारा रूस को हटाया जाना हिंद चीनियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। इसके बाद है आपका जो चौथा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या है, रूसो एवं मॉन्टेस्क्यू जैसे फ्रांसीसी विचारों के विचार उन्हें उद्वेलित कर रहे थे। चौथा पॉइंट है कि राष्ट्रवादी नेता फान चुई त्रिन ने राष्ट्रवादी आंदोलन के स्वतंत्रीय स्वरूप को गणतंत्रवादी बनाने का प्रयास किया। उसके आखिरी पॉइंट है जापान में शिक्षा प्राप्त करने गए छात्रों ने फान चुई त्रिन के विचारों से प्रभावित होकर वियतनाम कुबान फुक होई नामक संगठन की स्थापना की ना। इसके बाद आइए देखते हैं इसके बाद क्या है। तो इसके बाद का पॉइंट है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई ज्यादतियों के कारण 1914 में ही देशभक्तों ने एक वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन बनाया ना। तो वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन बनाया, जिसका पहला अधिवेशन कैंटन में हुआ ना। और उसका पहला अधिवेशन जो है ना, बैठक जो है वो कहाँ हुआ था, कैंटन में हुआ। उसके बाद का पॉइंट है 1917 में हो चिन मिन नामक एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में ही साम्यवादियों का एक गुट बनाया ना। पेरिस में ही क्या किया कि एक गुट बनाया, किसका, तो साम्यवादियों का। उसके बाद का पॉइंट है 1925 में हो चिन मिन ने साम्यवाद से प्रेरित होकर वियतनामी क्रांतिकारी दल बनाया। कौन सा, तो वियतनामी क्रांति दल बनाया। 1930 में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनामाकांग सान इंग की स्थापना की ना। तो किसकी, सांग की स्थापना की। उसके बाद है 1930 में क्या हुआ, 1930 के दशक की विश्वव्यापी मंदी ने भी राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया ना। 1930 के दशक की जो विश्वव्यापी मंदी ने भी क्या किया कि राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया, क्योंकि हिंद चीन में बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। हिंद चीन में क्या था, बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। इस स्थिति से परेशान किसान भी साम्यवाद को अपना रहे थे और राष्ट्रवादी आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा था ना। तो इस प्रकार से जो है आज का क्लास हमारा समाप्त होता है यहीं पर। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो चलिए स्क्रीनशॉट के लिए तैयार हो जाइए और लेते रहिए स्क्रीनशॉट। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लग रहा है कि इससे आपका कुछ भला हो रहा है, आपके काम का चीज है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना प्यार भरा कमेंट भी हमारे कमेंट बॉक्स में कीजिए, ताकि हम आपका कमेंट अच्छे से देख सके कि आपको क्या समस्या है। नहीं तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं ना। इसके लिए हम अभी आपको अपना नंबर भी देंगे, ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है। तो हमारा जो नंबर है वो कितना है, तो आप एक बार नोट कर सकते हैं कि 8757830960 ना। आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना देर हमारे साथ जुड़े रहे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।